Hi students, myself is Adesh and you are watching my YouTube channel Techie Adesh। तो जैसे मैं पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली, तो आज के इस क्लास में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ और पुरानी क्लासेज में हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है। तो अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन की तरफ चल दिए हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं पाइथन के अंदर और हम क्लास किस तरीके से बनाते हैं। तो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया था जिसमें हमने बात की थी क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आज मैं यहीं से क्लास को आगे स्टार्ट करूंगा, यानी ब्रीफ आपको रिवाइज कराऊंगा थोड़ा सा क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद में बात करूंगा आपसे कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर आर बेसिकली द स्पेशल फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ऑब्जेक्ट बनाते ही ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, आपको उनको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता। और फिर बात करेंगे कि हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसको आर्ग्यूमेंट भेज देते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, स्ट्रिंग या कोई भी वैल्यू। लेकिन हम उसको भेजने के लिए हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं और वो ही ऑब्जेक्ट हमारा वापस रिटर्न भी हो सकता है। तो यानी हम ऑब्जेक्ट पासिंग एंड रिटर्निंग की बात करेंगे। और अगले टॉपिक में मैं बात करूंगा फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, यानी हम अगर एक ही नाम के फंक्शन कई सारे फंक्शन एक क्लास के अंदर बना देते हैं तो क्या होता है। तो चलिए ये सारे टॉपिक हम स्टार्ट से लेके एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कोडिंग विंडो की तरफ स्विच करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। तो बैक टू द कोडिंग विंडो वेयर आई विल शो यू हाउ वी कैन राइट द कोड। तो चलिए ये आ गई हमारी कोडिंग विंडो। सबसे पहले पिछली क्लास का मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए बता देता हूं आपको कि हम क्लास किस तरीके से बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए हम लिख देते हैं क्लास इज द कीवर्ड टू क्रिएट ए क्लास इन पाइथन। एंड नाउ मैं लिखता हूं यहाँ पे ए कॉलन, इसका मतलब ए मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर मुझे जो भी फंक्शन बनाना है तो पाइथन के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं डेफ कीवर्ड से। लेट से मैंने फंक्शन का नाम दे दिया शो। इसके अंदर मैं कुछ भी कोड लिख सकता हूँ। लेट से मैं लिख रहा हूँ दिस इज प्रिंट दिस इज ए क्लास, राइट, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, a1 इज इक्वल टू ए, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनने के यानी अब मैं इस क्लास के फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। इस क्लास के अंदर फंक्शन है शो फंक्शन। शो फंक्शन को हम किस तरीके से कॉल कराएंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है मेरा शो। हालांकि ये सारा मैं पिछली क्लास में ही करवा चुका हूँ तो उसको मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ इतना। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए देखिए मैंने राइट क्लिक किया और मैंने कर दिया रन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मैसेज आपको मिल गया, दिस इज ए क्लास। इसी तरीके से ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा a कॉमा b, दो वैल्यू इसने ले ली। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो हम यहाँ से दो वैल्यू पास ऑन कर सकते हैं 10 कॉमा 20, राइट। अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ से पास ऑन करी है ये वैल्यू जाएंगी इन वेरिएबल्स के अंदर और इनका ये कुछ भी यूज फंक्शन कर सकता है, चाहे तो यूज करे चाहे तो ना करे, ये टोटली डिपेंड करता है इस फंक्शन के ऊपर। और ये फंक्शन चाहे तो वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है किसी को और चाहे तो वो रिटर्न ना करे, हालांकि ये भी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। नाउ अब उससे आगे चलते हैं तो अगले टॉपिक की तरफ हम बात करेंगे जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि कंस्ट्रक्टर हमारे स्पेशल फंक्शन होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे किसी क्लास के अंदर अगर मैंने फंक्शन बनाया है तो क्या हम उसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि एक क्लास के अंदर फंक्शन भी हो और कंस्ट्रक्टर भी हो, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया है शो नाम का फंक्शन, इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूं। तो कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनता है आप एक बार देख लीजिए। डेफ कीवर्ड से ही हमारा कंस्ट्रक्टर शुरू होता है और हमें लिखना होता है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर 2 टाइम्स, ये हमारा होता है कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स। उसके बाद इसके अंदर अभी हमें लिखना होता है सेल्फ, अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास ना कर रहे हो तो। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूं सपोज मैसेज दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, राइट, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। अब देखिए इससे क्या फर्क होगा जब आप ये वाला लाइन कॉल करेंगे, ये वाला है ना, ये में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो इनिट वाला फंक्शन है यानी जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यानी इस 100 फंक्शन को तो आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ रहा था बट इस फंक्शन को आपको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसी यही प्रॉपर्टी होती है हमारी कंस्ट्रक्टर की। हालांकि हमारे जो कंस्ट्रक्टर हैं वो कंस्ट्रक्टर
पैरामीटराइज्ड भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करी थी ऊपर, ये ना दो वैल्यू पास करी थी a, b, उसी तरीके से मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पैरामीटर पास कर सकता हूँ, राइट। और ये हम जो क्लास वेरिएबल हैं उनके अंदर भी वैल्यू सेट करने के लिए यूज हो सकता है कंस्ट्रक्टर। लेटर ऑन आई विल शो यू हाउ वी कैन डू दैट। बट आगे हम क्या करेंगे, तो इस एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं। देखो मैं सपोज ये वाला आप कॉल नहीं करा था, यानी जो मेरा फंक्शन है ना, ये शो फंक्शन, इसको मैं कॉल नहीं करा रहा हूं, मैंने सिर्फ ये डिफाइन कर दिया है, राइट। तो अभी क्या होगा, हमारी यहाँ से यहाँ तक की क्लास बनी है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो फंक्शन है मेरा इनिट वाला, ये ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, चलिए इसको देखते हैं। मैं इसको राइट क्लिक करके रन कराता हूं। अब आप देखोगे सबसे पहले आपकी आउटपुट आ चुकी है, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर ये एक फंक्शन होता तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली कॉल कराना पड़ता। ये डिफरेंस होता है हमारा किसके अंदर, जब हम कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में बात करते हैं। तो लेकिन क्या कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया नेम, और मैंने यहाँ से पैरामीटर पास कर दिया ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। किस तरीके से, मैंने अपना नाम दे दिया आदेश। तो ये आदेश की वैल्यू जाएगी इस नेम वेरिएबल के अंदर, और मैं इसको चाहूं तो यहाँ पर अपेंड भी करा सकता हूँ। किस तरीके से, कॉमा लगा दूंगा और इस वेरिएबल का नाम मैं लिख दूंगा। तो ये मेरा फंक्शन है, यानी स्पेशल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर मैंने लिखा है एक मैसेज, और जो मैंने वैल्यू यहाँ से एज ए पैरामीटर पास की है, वो वैल्यू मेरी पास हुई है नेम वेरिएबल के अंदर, और उसको पेंट कर लिया। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ और हमने देखिए इसको रन किया, तो ये मैसेज एज इट इज आ गया, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। उसके बाद जो मैंने वैल्यू यहाँ से पास ऑन करी थी आदेश, वो चली गई इस वेरिएबल के अंदर, और वो वहां पर रिसीव हो गई। तो ये तरीका होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने का। तो मैंने आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हो, और आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हो। अब बात करते हैं कि अगर मुझे सपोज दूसरा टॉपिक मैंने बताया था इसके बाद, कि अब हम बात करेंगे कि अगर हमें जो फंक्शन है हमारा, लेट से ये जो मेरा शो फंक्शन है, इसमें मैंने दो वैल्यू पास की थी, और मैंने फिर उनको रिटर्न भी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी को फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि हम उसमें नॉर्मल वैल्यू पास करें, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया था 10 और 20, इसकी जगह पर मैं एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं आपसे देखूं, तो मैं इसको एक दूसरा एग्जाम्पल बना के आपको शो कर देता हूं। इस एग्जाम्पल को लेट से हम एक जनरल सी क्लास बना लेते हैं जो कि हमारी रियलिस्टिक हो। इसके अंदर मैंने आपसे बात की बॉक्स क्लास, और इसके अंदर मैं आपको क्योंकि क्लास वेरिएबल भी बनाऊंगा, तो क्लास वेरिएबल किस तरीके से, जो मैं फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करा, उनको आउटसाइड द फंक्शन में डिफाइन कर देता हूं। लेट से लेंथ इज इक्वल टू 0, और दूसरा मैंने डिफाइन किया है ब्रेड्थ इज इक्वल टू 0। तो ये दो वेरिएबल मेरे डिफाइन हो गए। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, देखिए, एक मैं पहले तो फंक्शन बना देता हूं। इस बार मैं कंस्ट्रक्टर एग्जांपल आपको नहीं बताऊंगा, मैं इस बार फंक्शन का एग्जांपल बनाऊंगा। तो डेफ फंक्शन का नाम दिया, और मैंने ले दिया लेट्स से फंक्शन का नाम चेंज, राइट। ये फंक्शन क्या करता है, सेल्फ तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रहेगा। अब मैं इस फंक्शन के अंदर क्या कोडिंग करने वाला हूं, वो मैं यहाँ पर अभी तो जस्ट प्रिंट कर देता हूं, उसके बाद में इस कोडिंग को चेंज करूंगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट फंक्शन, राइट। इसके बाद क्या करेंगे हम, इस फंक्शन को, ये देखिए एक क्लास बन गई। अभी आप देखो एक क्लास के अंदर दो चीजें हैं, एक क्लास वेरिएबल है ये, और एक हमारा फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली अभी मैंने फंक्शन के अंदर पूरा कोड नहीं लिखा है, लेटर ऑन इसमें क्या कोड में ऐड करूंगा, कि मैं इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा वो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, बल्कि वो होगा एक ऑब्जेक्ट। अब इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो किस तरीके से बनाएंगे, b1 इज इक्वल टू बॉक्स, राइट। b1 इज इक्वल टू बॉक्स, यानी इस क्लास का, बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसका नाम है v1, राइट। अब अगर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप उसका सिर्फ फंक्शन ही कॉल नहीं कर सकते, आप उसके क्लास वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉक्स की। तो किस तरीके से करेंगे हम, b1 डॉट, अगर मुझे उस b1 ऑब्जेक्ट के साथ ये जो वैल्यूज थी वो मुझे इनिशियलाइज करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेंथ सपोज मैंने सेट कर दी लेट से 100, और उसी तरीके से मैंने b1 की ब्रेड्थ सेट कर दी इज इक्वल टू 50 लेट से। तो एक b1 ऑब्जेक्ट बना जिसकी लेंथ हो गई है सेट 100 और विड्थ हो गई है 50। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉक्स क्लास थी, तो मैंने उसके करस्पॉन्डिंग ये एक बॉक्स है जिसकी लेंथ हो गई है 100, और मेरी ये 100 हो गई, राइट, और उसकी जो विड्थ है वो हो गई सपोज 50। अब सपोज ये मेरी एक क्लास थी, एक और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये मेरी क्लास थी बॉक्स की, और इसके अंदर ये चेंज फंक्शन है। तो अब सपोज इस चेंज फंक्शन को, इसको जब हमें कॉल करना था, तो मैं अब
एक चीज नहीं पास करूंगा, यानी कि मैं लेंथ या ब्रेड्थ ये पास नहीं कर रहा, बल्कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करूंगा। तो किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। अब मैं फिर से इसको मैं हटा देता हूँ भी, फिर से मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेट से B2 इज इक्वल टू, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने बॉक्स, और जब इसके साथ चेंज फंक्शन कॉल करूंगा तो देखिए B2 डॉट चेंज, और इसमें पास कर दूंगा मैं क्या, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यानी कि B1, राइट। अब B1 ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर भी रिसीव करना पड़ेगा, तो वो किस तरीके से करेंगे, हमने ले लिया एक से, लेट से वेरिएबल का नाम बॉक्स बन, वैसे ही कुछ भी हो सकता है नाम, ठीक है। मैं इसको स्मॉल बॉक्स रख लेता हूँ। अब हम यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मैं कॉन्सेप्ट क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा बॉक्स का ऑब्जेक्ट था जिसकी लेंथ थी 100 और विड्थ थी 50, तो ये बॉक्स इसको यहाँ पे मिला चेंज फंक्शन के अंदर, और चेंज फंक्शन को मैंने टारगेट दे दिया कि आप मेरे बॉक्स को डबल कर दो, यानी उसकी ब्रेड्थ और लेंथ जो है वो, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को बना के आप डबल कर दो उनको मल्टीप्लाई करके। तो हम किस तरीके से करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से पास किया था B1 जिसकी लेंथ थी 100 और ब्रेड्थ थी 50, उसको हम यहाँ करेंगे, वो जाएगा इस बॉक्स वेरिएबल के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, बॉक्स डॉट लेंथ, राइट, लेंथ लेंथ इक्वल टू कर देंगे, हम डबल करना है ना, तो बॉक्स डॉट लेंथ इंटू 2, उसको डबल कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से किया बॉक्स डॉट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, इसको भी कर दिया मैंने बॉक्स डॉट ब्रेड्थ, बॉक्स डॉट ब्रेड्थ इंटू 2, इसको भी कर दिया मैंने इंटू 2, राइट, दोनों को मैंने कर दिया डबल। अब हम जो ये बॉक्स था ये मेरा डबल हो चुका है, इस बॉक्स को मैं वापस रिटर्न करा देता हूं। तो रिटर्न कैसे करते हैं, देखिए एक बार लिख देता हूं मैं रिटर्न, और उसका नाम लिख दिया मैंने बॉक्स का। तो ये फंक्शन जो था हमारा चेंज फंक्शन, अब आप इसको ध्यान से देखो, ये आर्ग्यूमेंट लेता है बट ऑब्जेक्ट टाइप का, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करता है और वापस उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है। तो हमने क्या किया, जब हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट पास किया था, अब ये फंक्शन जब वापस रिटर्न करेगा वैल्यू को, जो यहाँ से ये बॉक्स को रिटर्न कर रहा है, तो वो इसको यहाँ पर रिसीव भी करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर। तो हमने ले लिया एक नाम, सपोज बीबी, लेट से ये एक नाम है, यानी जब इधर से ये बॉक्स रिटर्न होगा तो ये इस वेरिएबल के अंदर आएगा। फिर हम इसके थ्रू इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं और इसकी ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, तो वो मैं प्रिंट करवा लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा द चेंज्ड लेंथ इज कॉमा, चेंज लेंथ इज कॉमा बीबी डॉट लेंथ, लेंथ राइट, कॉमा दूसरा लिखा चेंज्ड ब्रेड्थ इज इक्वल टू, पहले तो मैं ये रफ कर देता हूं, ओके, इसको हम यहां से रफ कर देते हैं, ओके। तो फिर हमने लिखा चेंज ब्रेड्थ इज इक्वल टू बीवी कॉमा, है ये एक तो बीवी से बार बार लगता है कि क्या बोल रहा हूं मैं, ओके, बीवी डॉट ब्रेड्थ। अब हम चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और इसको करते हैं रन। तो हम देखिए रन किया मैंने, ओके, आ गया मैसेज, क्योंकि हमारी यहाँ से वैल्यू पास हो चुकी है 100 और 50, लेकिन जो चेंज होके वैल्यू प्रिंट हुई है वो हुई है मेरी 200, और ब्रेड्थ जो मेरी चेंज हुई है वो हो गई है 100। आप चाहो तो जो वैल्यू आपने यहाँ पे सेट करी थी ये 100 और 50, आप चाहो तो यूजर से इनपुट लेके भी पास ऑन कर सकते हो, वो आप खुद से ट्राई आउट करिए। मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाया। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने बात की क्लास के अंदर आप फंक्शन किस तरीके से बनाते हो, जिस फंक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो और आप उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर सकते हो, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, अगर समझ नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है, आप फिर भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेरे को मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपकी क्वेरी जरूर दूर करूंगा। अगेन आपसे बोलता हूँ कि आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज उसको लाइक करिए, सो दैट बाकी लोगों के पास भी वो वीडियो जाए, और आप बाकी लोगों को भी, जो आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो सर्च करें इस तरीके कंटेंट, आप उनको ये वीडियो का लिंक शेयर करिए और मेरी हेल्प करिए, मेरे को सपोर्ट करिए अपनी नॉलेज को बाकी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा। अब एक टॉपिक हो गया, अब हमारा लास्ट टॉपिक था जिसको बताना था कि पाइथन के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरीके से होती है। तो पहले फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये लीजिए मैंने इसको रफ कर दिया, फिर हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है, अगर सपोज लेट से मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ये मेरी क्लास है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन का नाम, सपोज क्लास का नाम भी रख लेते हैं पहले तो, इस क्लास का नाम है लेट से ए, ठीक है। इसके अंदर ये पहला फंक्शन था F1,
और दूसरा एक और फंक्शन बना दिया हमने, इसका नाम था f2। ठीक है, तो इसका मैंने नाम रख दिया f2। अब हम इनको अगर कॉल करना है तो देखो किस तरीके से करेंगे। पहले हमें इनको, इस क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, लेट से ऑब्जेक्ट को हम कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं। लो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट का नाम है सपोज स्मॉल में कर देते हैं हम a1। राइट, ये a1 ऑब्जेक्ट है। अब देखिए a1 f1 को भी कॉल कर लेगा, f2 को भी कॉल कर लेगा। कैसे करना पड़ेगा, बस उसको a1 डॉट यहाँ पे लगा के वो लिख देगा f1, या f2 को कॉल करना है तो कर लेगा a1 डॉट f2, तो F2 कॉल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सपोज ये जो फंक्शंस है हमारे, हमारा इनका नाम है लेट से ये भी और ये भी, इन दोनों का नाम है सेम। तो इनका नाम क्या है सेम, इसका नाम भी है सपोज f और इस फंक्शन का नाम भी है सपोज f। अब क्या होगा, तो अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से ओवरलोडिंग को डिफाइन करती हैं। पाइथन किस तरीके से करती है ये हम समझ लेते हैं। लेट से इसके अंदर सपोज हम एफ एग्जांपल नहीं लेते, लेट से इसका नाम मैं बदल के अब कर देता हूं, थोड़ा कॉमन नाम नहीं लेते, इस तरीके का नाम लेते हैं जो रिलेवेंट हो। तो मैं इसमें लिख देता हूं, लेट से इस फंक्शन का नाम है थोड़ा रिलेवेंट ले लेते हैं, क्या लें हम, इसको ले लेते हैं एरिया। ये लो एरिया लिख दिया मैंने। ठीक है, इस फंक्शन का नाम है एरिया और इस फंक्शन का नाम भी है एरिया। लेकिन ये फंक्शन जो है मेरा पहला वाला फंक्शन, ये लेता है दो वैल्यू। इसको अगर आप कॉल करोगे, इसका मतलब अगर आप इस फंक्शन को कॉल करने वाले हो इसको, तो आपको दो वैल्यू भेजनी पड़ेंगी। लेट से लेंथ में दे दी आपने 10 और ब्रेड्थ में दे दी 20। वैसे ये होता नहीं, उल्टा होना चाहिए क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ी होती है। चलो इसको 20 10 मान लो, कोई बात नहीं, यानी ये दो वैल्यू लेता है। दूसरा जो फंक्शन है हमारा एरिया, ये सपोज एक वैल्यू लेता है, यानी अगर आप इसको कॉल करोगे तो आपको एक वैल्यू से ही काम चल जाएगा जब इसको कॉल करोगे तो ये क्या वैल्यू लेता है, ये लेता है सपोज इसको दे दिया हमने 50 लेट से, क्योंकि ये स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करता है, हम ये मान के चल रहे हैं वाला फंक्शन, और ये रेक्टेंगल का करता है। तो दो फंक्शन है एक ही क्लास के अंदर, लेकिन दोनों का नाम सेम है। ये कॉन्सेप्ट है। हम बात करते हैं कि होगा क्या पाइथन के अंदर, क्या ऐसे हम कर सकते हैं या फिर हम नहीं कर सकते, और करते हैं तो फिर हमारा कॉल कैसे होगा। ये कई सारे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हो सकते हैं ओवरलोडिंग को लेके। तो वो सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे दूर अगर आप देखोगे पूरा वीडियो और आप इसमें समझोगे कि क्या चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो चलिए ओके अब हम बात करते हैं कि क्या होता है पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो फंक्शन अगर मैंने सेम नाम के बना दिए तो जावा वगैरह क्या करती है, जिस के हिसाब से आप आर्गुमेंट पास करोगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में अगर आपने ये पहले फंक्शन डिफाइन करा है, बाद में ये फंक्शन डिफाइन करा है, तो ये फंक्शन ही कॉल होगा। आप इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। आप डिफाइन तो कर सकते हो उस फंक्शन को। आपने दो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, एरिया फंक्शन ये वाला दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक और एरिया फंक्शन लास्ट वाला। तो आप उसी नाम का दूसरा फंक्शन बना सकते हो विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, लेकिन आप का जो फंक्शन कॉल करोगे वो आप लास्ट वाले को कॉल करोगे, पहला वाला फंक्शन आपका कॉल ही नहीं होगा। तो ये होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में। तो आई होप कि जो मैंने सिनेरियो आपको समझाया ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इस सिनेरियो को प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो आपको समझा देता हूं। तो चलिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए मैंने इसको आपसे यहाँ से रफ कर दिया। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से इसका कोड लिखेंगे। तो मैंने क्लास लिख दी सपोज एरिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने डेमो। एरिया डेमो के अंदर मैं गया, इसके अंदर मैंने दो फंक्शन बना दिए। फंक्शन का नाम है मेरा डेफ एरिया कैल, ये मेरा फंक्शन है। ये दो वैल्यू लेता है, सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी। सपोज लेंथ ब्रेड्थ की जगह में ए कॉमा बी ले रहा हूं। उसके अंदर ये क्या करता है, एरिया इज इक्वल टू, एक एरिया लोकल वेरिएबल है वो करता है a इंटू बी, और इसको कर देता है प्रिंट। लेट से प्रिंट एरिया इज इक्वल टू, आपको पता ही आप चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो। यहाँ पे लिख दिया मैंने एरिया इज एरिया, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, यानी मैं ओवरलोडिंग कर रहा हूँ फंक्शन एरिया कैल, और लेकिन ये जो फंक्शन है मेरा ये लेता है सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट कॉमा, एक ही लेता है ए। ये फंक्शन क्या करता है, ये फिर भी एरिया निकालता है इज इक्वल टू, लेकिन इसका फॉर्मूला बदल जाता है ए इंटू ए, और ये भी अपना एरिया कर लेता है प्रिंट। किस तरीके से करेगा, एरिया इज कॉमा एरिया, ये इसने कर दिया। ओके, अब हम इसके अंदर दो फंक्शन बना चुके हैं, दोनों का नाम सेम है बट दोनों आर्ग्यूमेंट अलग लेते हैं। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ये फंक्शन एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। अब हम चलते हैं कि इसका हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप देख रहे होंगे किस तरीके से बनाते हैं ऑब्जेक्ट। A1 सपोज कुछ भी ले लिया मैंने, A1 इज इक्वल टू, नाम है हमारा एरिया डेमो,
ये इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। उसके साथ में फंक्शन अगर मैं कॉल करूं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं कॉल करता हूं a1 डॉट एरिया कैल, और मैं अगर इसमें दो वैल्यू पास कर देता हूं 30, 20, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो है आपका एरर थ्रो कर देगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अब आप देख रहे होगे आपको ये एरर मिल गया है ना। दिस फंक्शन टेक्स एग्जैक्टली 2 आर्ग्यूमेंट, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आप इस वाले फंक्शन को आप कॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस फंक्शन को ओवरलोड कर दिया दूसरी डेफिनेशन के साथ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब मैं एक आर्ग्यूमेंट के साथ पास कर सकता हूं। तो चलिए पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, 20 वाले को, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और दोबारा से फंक्शन कॉल कर लेता हूँ a1 डॉट एरिया कैल, और एक ही आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, लेट से 10। तो ये यहाँ से फंक्शन कॉल होगा एरिया कैल नाम का, और यहाँ से एक वैल्यू जाएगी 10, वो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, वो एरिया कैलकुलेट होगा उसके बाद वो एरिया प्रिंट हो जाएगा। तो ये था तरीका आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो पाइथन क्या करती है फंक्शन ओवरलोडिंग, वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी समझ ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट दूर करूंगा। और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्लीज हो चैनल पर नए, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन, सो दैट आपको बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप जो भी वीडियो देखते हो चैनल पर, अगर आपको लगता है अच्छा, तो प्लीज लाइक करिए उस वीडियो को और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।